नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम समझेंगे कि जब हम कोर्ट में कोई दीवानी बात दायर करके कोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि कोर्ट हमारे किसी अधिकार के बारे में निर्णय हमारे पक्ष में दे, या किसी के विरुद्ध कंप्लेंट दाखिल करते हैं कि कोर्ट उसे उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा दे, तो इस प्रक्रिया में वे तथ्य या दस्तावेज जिन पे आप चाहते हैं कि कोर्ट निर्णय दे, तो इसके लिए तथ्यों को साबित करने के लिए एक विधिक प्रक्रिया होती है। उसके अनुसार ही वो साबित किए जाते हैं। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में वर्णित है, उसके अनुसार ही कोर्ट में साबित किए जाते हैं। अगर किसी अधिनियम में अलग से कोई इसके लिए विशेष प्रावधान नहीं है। अब देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 101 है वो क्या वर्णन करती है, इसी के बारे में आप एक्ट ले लीजिए कि जो कोई न्यायालय से ये चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, यानी जैसे कोई कहता है कि हमारा जो है इस जमीन पर अधिकार है, तो उसके लिए क्या है, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यात करता है, उसे साबित करना होगा। यानी जो ये चाहता है, जो ये कोर्ट के सामने रखता है कि हमें इस चीज़ के लिए किसी वसीयत के आधार पर हमें मालिक उसका घोषित कर दीजिए, तो इसको साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसकी एक प्रक्रिया है। इसको आप दृष्टांत से समझेंगे, जो धारा 101 में वर्णित है कि कोई न्यायालय से चाहता है कि वह खा को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में वो कहता है कि वो खा ने किया है। यानी किसी ने कंप्लेंट दाखिल किया, अगर कंप्लेंट दाखिल किया तो परिवादी के ऊपर भार रहता है, अगर ये FIR उसमें है तो ये अभियोजन पक्ष की तरफ भार रहता है। तो किसको यह साबित करना होगा, तो दृष्टांत कहता है कि का को यह साबित करना होगा कि खा ने वह अपराध किया है। यानी जिसने कंप्लेंट की है वही वो साबित करेगा कि उसने अपराध किया है। अब देखते हैं दीवानी प्रक्रिया में क्या है। इसका दृष्टांत खा देखें कि का न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्रख्यान और खा प्रत्याख्यान, यानी वो कह रहा है दूसरा डिनाई कर रहा है, खा डिनाई कर रहा है, ये निर्णय दे कि वह खा के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है। यानी का कहता है कि हम भूमि के हकदार हैं, तो इसको कौन साबित करेगा, इसको का को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा। अब आप देखेंगे धारा 102 सबूत का भार होता किस पर है। इसके लिए धारा 102 कहती है कि अगर दोनों पक्ष से कोई सबूत ना दिया जाए तो जो पक्ष असफल हो जाएगा सबूत का भार उसी पर होगा। इसके लिए दृष्टांत 102 का जो का है, देखिए कि खा पर उस भूमि के लिए का बाद लाता है, खा पर उस भूमि के लिए का बाद लाता है जो खा के कब्जे में है और जिसके बारे में का प्रख्यान करता है कि वह खा के पिता गा की बिल द्वारा का के लिए दी गई थी। यानी बिल जो है खा के पिता द्वारा का के पक्ष में की गई थी। अब आप देखेंगे यदि किसी ओर से भी कोई साक्ष्य न दिया जाए तो खा इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे। अतः सबूत का भार का पर है कि वो साबित करेगी कि ये बिल द्वारा उसे प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार हम देखते हैं धारा 103 जो है विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार किस पर होता है, जो न्यायालय से चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, उस फैक्ट के, उस तथ्य के, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित ना हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। अब इसके लिए दृष्टांत से आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। इसका दृष्टांत का देखिए कि खा को एक चोरी के लिए अभियोजित करता है, खा को का चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय ये विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की।
का को यह स्वीकृत साबित करनी होगी कि गा से उसने स्वीकृत किया था। अब इसका दृष्टांत खा देखें तो अच्छी तरीके से समझ में आता है कि खा न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह कहीं अन्य जगह था, उसे यह बात साबित करनी होगी कि वो अन्य जगह था। अब साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसे साबित करने का भार यह धारा 104 में वर्णित है। दृष्टांत से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कौन साबित करेगा उस तथ्य को। खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को का साबित करना चाहता है कि खा ने कोई मरने के समय कथन किया था। का को खा की मृत्यु साबित करनी होगी सबसे पहले। अब देखिए इसका दृष्टांत क्या है। का किसी खोई हुई दस्तावेज की अंतर्वस्तु यानी जो उसके अंदर लिखा है, कंटेंट्स जो उसके हैं, को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है। का को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गई है। अगर वह साबित नहीं करता है तो सेकेंडरी एविडेंस वो नहीं दे पाएगा। अब देखिए धारा 105 क्या कहती है कि यह साबित करने का भार की अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, तो ये अभियुक्त को ही साबित करना होगा। इसके दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। देखिए धारा 106 क्या कहती है कि विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार, यानी किसको ज्ञात है वो तथ्य। तो क्या कहती है धारा कि जबकि कोई तथ्य विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है जिसके ज्ञान में है। अब देखिए इसका दृष्टांत का से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है। अब देखिए दृष्टांत खा 106 का कि खा पर रेल से बिना टिकट करने यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने के भार कि उसके पास टिकट था उस पर है। अब ये जो साबित करेगा कि इसके पास टिकट नहीं था, आपको साबित करना है कि हमारे पास टिकट था। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही तथ्य साबित किए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कोर्ट की कार्रवाई में हमारे ऊपर किन किन तथ्यों को साबित करने का भार होता है। अब जैसे आप देखेंगे धारा 109 क्या कहती है कि भागीदारी भूस्वामी और अभिधारी मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार किस पर होता है। इसको आप धारा से समझ सकते हैं। धारा 110 कहती है कि स्वामित्व के बारे में सबूत का भार किस पर होता है। देखिए क्या कहती है धारा कि जबकि प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति किसी चीज का स्वामी है यानी मालिक है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, यानी उस पर कब्जा है यह साबित है, तब यह साबित करने का भार कि वो स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है कि वो स्वामी नहीं है। अब देखिए धारा 111 ने भी उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से तथ्यों को साबित किया जाता और किस पर भार होता है कि वो उस तथ्य को साबित करे। अब हम समझेंगे कि तथ्यों को साबित करने के लिए किस प्रकार का साक्ष्य देंगे, मतलब किसमें मौखिक साक्ष्य दिया जाएगा, किसमें दस्तावेजी साक्ष्य दिया जाएगा। इसको हम समझेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 से यानी 59 से। आइए देखते हैं कि 59 क्या कहती है। 59 कहती है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, लेकिन इसके अंदर क्या है कि दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु, यानी दस्तावेज और जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं जो कंप्यूटर वगैरह से निकलते हैं के कंटेंट्स के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। ये धारा 59 कहती है। अब 60 क्या कहती है। 60 कहती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी हो प्रत्यक्ष होगा, अर्थात यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है यानी किसी ने देखा है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा। अब यदि वह सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे
ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना है, राय पर है, जिसने राय दी है उसी का वो तथ्य होगा। अब आप देखेंगे धारा 61 कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु कैसे साबित की जाती है, उसके कंटेंट कैसे साबित किए जाते हैं। दस्तावेजों की अंतर वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी, या तो दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा उसके कंटेंट्स को। 62 प्रोवाइड करती है कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है, यानी कोई सेल डीड है तो आप मूल उसकी लगा दो, स्वयं में वो बिल है तो आप उसको कोई बिल मूल में लगा दो, तो वो प्राथमिक साक्ष्य उसका है जैसी वो रजिस्टर्ड की गई है। अब देखें कि 63 कहती है कि द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है। 61 कहती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। तो प्राथमिक साक्ष्य में तो मूल दस्तावेज स्वयं में है। द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है, ये 63 कहती है कि एक समय पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां, यानी नीचे व्यवस्था की गई है इसके आगे कि प्रमाणित सर्टिफाइड कॉपीज जो हैं वो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में आती हैं। मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रिया स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है, बनाई गई प्रतियां यानी फोटो कॉपी, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां यानी नकलें, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्हें उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत कि ये दस्तावेज हमारे सामने फला व्यक्ति ने इसको लिखा हुआ था। ये द्वितीयक साक्ष्य होते हैं। अब द्वितीयक साक्ष्य किन परिस्थितियों में दिए जाते हैं? सबसे पहले तो प्राथमिक साक्षी अदालत में पेश होते, अगर नहीं है उनकी कंडीशनें क्या है कि द्वितीयक साक्ष्य आप किस समय देंगे उसकी कुछ अवस्थाएं हैं। वो अवस्थाएं वर्णित हैं 65 में कंडीशनें की जब आप द्वितीयक साक्ष्य किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में देंगे। 65 का कहता है कि जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता है कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना इच्छित है, या जो न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर है, या जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जब धारा 66 के अंतर्गत उसे सूचना दी गई कि आप इसे पेश कर दो, नहीं पेश करता है तब आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। अब इन कंडीशनों में द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। क्या कहता है कि जबकि मूल अस्तित्व, दशा या अंतर वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया जाए, तब आप इसमें क्या देंगे? तो इसमें आप लिखित स्वीकृति दाखिल करोगे। अब कहता है कि जबकि मूल नष्ट हो गया या खो गया या उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भूत अन्य किसी कारण से उसे युक्त समय में पेश नहीं कर सकता, तब आप द्वितीयक साक्ष्य इसमें देंगे। फिर है कि जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यानी कोई इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा दस्तावेज, कोई शिलालेख, तब इस परिस्थिति में आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। जबकि मूल धारा 74 के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है, यानी प्राइवेट दस्तावेज है, वो लोक दस्तावेज है पब्लिक, जो धारा 74 में वर्णित है। जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है, यानी परमिट है, तब आप उसकी प्रमाणित प्रतियां आप दोगे अंतर्वस्तु के लिए। जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अनेक अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती है, और वो तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है, तब आप क्या देंगे? तब इसके लिए आप देखेंगे कि नीचे वर्णित है कि अवस्था 6 में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उनकी परीक्षा की है और जो ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल हैं।
इस प्रकार से आप द्वितीयक साक्ष्य देंगे। 65 खा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता, यानी जो कंप्यूटर वगैरह से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चीजें निकालते हैं, उनको कैसे साबित करेंगे? तो वो 65 खा का जो 2 है उसमें शर्तें वर्णित हैं कि उनके अनुसार ही वो साबित किया जाता है। अब आप इसके लिए देखेंगे कि 65 खा 2 का आप देखेंगे 4 में क्या है कि एक प्रमाण पत्र जारी होता है कि ये इसी डिवाइस या इसी कंप्यूटर से जो है ये जारी हुई निकली हुई चीज है, उसको लगाते हुए अगर वो प्रमाण पत्र नहीं है तो आप साबित नहीं कर पाओगे। इस प्रकार मित्रों, आज हमने समझा कि कोर्ट की कार्रवाई में तथ्यों को साबित करने का भार किस पर होता है और कौन से तथ्य किस प्रकार से साक्ष्य में साबित किए जाते हैं। मित्रों, तथ्यों को साबित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और भी प्रावधान हैं जिनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। हमने मुख्य प्रावधानों को समझा यहाँ पर है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।